मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में दुनिया भर के देशों को तेल और गैस की किल्लत के साथ साथ महंगाई का डर भी सता रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों को परमाणु हमले का डर सता रहा है। हर रोज ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के खतरे के साए में जी रहे खाड़ी के देश अब अपने नागरिकों को परमाणु हमले से बचाने की तैयारी में जुट गए हैं और इसके लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। ईरान के हमले झेल रहे मिडिल ईस्ट के देश बहरीन ने भारत से एक खास तरीके के कैप्सूल की डिमांड की है। ये कैप्सूल क्या है और इसकी जरूरत परमाणु हमलों जैसे हालात में कैसे होगी, इसे आज आपको समझना चाहिए। मित्रों, बहरीन की एक फार्मा लाइजनिंग कंपनी ने चंडीगढ़ की एक दवा कंपनी से संपर्क कर परमाणु आपदा में इस्तेमाल होने वाले प्रशियन ब्लू कैप्सूल के बारे में जानकारी मांगी है। इसका यह मतलब हुआ कि बहरीन की सरकार ने सीधे कांटेक्ट ना करके किसी लाइजनिंग कंपनी की मदद ली है। डीएनए मित्रों, बहरीन की तरफ से चंडीगढ़ की दवा कंपनी से पूछा गया है क्या वो 1 करोड़ कैप्सूल बनाने में सक्षम है। साथ ही यह भी पूछा गया है अलग अलग उम्र की आबादी के लिए इसकी कितनी डोज दी जाती है। प्रशियन ब्लू कैप्सूल को लेकर दोनों देशों की कंपनी के बीच बातचीत जारी है। अगर यह बातचीत समझौते में बदलती है तो बहरीन को प्रशियन ब्लू कैप्सूल की सप्लाई की जाएगी। बहरीन के अलावा कतर, कुवैत और जॉर्डन भी परमाणु हमले से बचाने में मदद आने वाले इन कैप्सूल्स की भारत से खरीदारी में जुटे हैं। आज आपको जानना चाहिए प्रशियन ब्लू कैप्सूल कैसे लोगों को परमाणु हमले से बचाने में काम आते हैं। डीएनए मित्रों, प्रशियन ब्लू कैप्सूल एक दवा है जिसका मुख्य इस्तेमाल रेडियो एक्टिव सीजियम और थैलियम के जहर को खत्म करने या शरीर में प्रवेश करने के बाद उन्हें निकालने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक नाम इनसॉल्युबल प्रशियन ब्लू या पोटेशियम फेरिक हेक्सासाइनोफिस्ट है। 2003 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे परमाणु आपदाओं के लिए मंजूर किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जरूरी दवाओं की लिस्ट में इसका नाम रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी के लिए है। डीएनए मित्रों, परमाणु विस्फोट होने पर कई रेडियो एक्टिव पदार्थ फैलते हैं और सांस, भोजन या पानी के जरिए शरीर में चले जाते हैं। इनमें सीजियम 137 बहुत खतरनाक होता है क्योंकि यह लंबे समय तक शरीर में रहता है। प्रशियन ब्लू कैप्सूल लेने पर यह आंतों में पहुंचता है और शरीर में घुलता नहीं है। अपनी विशेष क्रिस्टल संरचना के कारण यह कैप्सूल सीजियम और थैलियम को आकर्षित करता है। प्रशियन ब्लू इन पदार्थों से जुड़ जाता है और उन्हें आंत में फंसाकर रखता है। इसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव पदार्थ दोबारा खून में घुलते नहीं हैं और स्टूल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह रेडियो एक्टिव पदार्थों के शरीर में रहने का समय काफी कम हो जाता है। सीजियम लगभग 30 दिनों में ही शरीर से बाहर हो जाता है। इससे शरीर को कम समय तक रेडिएशन का सामना करना पड़ता है, जिससे अंगों को होने वाला नुकसान और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा काफी कम हो जाता है। देखिए, जो भी सीजियम, थैलियम और जो हैवी मेटल्स का अटैक है उसको इसने एब्जॉर्ब कर ही लेना है। इसका पर्पस ही यही है। मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें किसी और बीमारी की दवा होती है तो उसके ऊपर हमें लगता है कि भी हमें उससे हमारा इलाज हो जाएगा। जैसे बाकी इलाज हो जाते हैं वैसे इसका भी हो जाएगा। इस दवाई का पर्पस ही यही है। हालांकि ये कैप्सूल केवल सीजियम और थैलियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए ही असरदार है। परमाणु हमले से फैलने वाले दूसरे रेडियो एक्टिव पदार्थों जैसे आयोडीन 131 और प्लूटोनियम के लिए यह काम नहीं करता। यही वजह है कि रेडिएशन से पूरी तरह बचने के लिए कुछ और दवाएं भी लेनी पड़ती हैं। डीएनए मित्रों, प्रशियन ब्लू कैप्सूल हमले से पहले या तुरंत बाद में डॉक्टर की सलाह पर लिया जाता है और इसे सरकारी विभाग के द्वारा बांटा जाता है। बिना डॉक्टर के पर्चे के ये दवा नहीं मिल सकती। परमाणु हमले के असर से बचाने वाली यह दवा दुनिया के बहुत कम देशों में बनती है। इसमें हमारा देश भी शामिल है। पहले यह दवा मुख्य रूप से जर्मनी और अमेरिका में बनती थी, लेकिन इसकी अहमियत को देखते हुए भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भी इसे तैयार किया। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने करीब 3 साल पहले इस तकनीक को विकसित किया। इसके बाद डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत फार्मा उद्योग को इसे ट्रांसफर कर दिया। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत की 2 कंपनियों को इसके प्रोडक्शन और मार्केटिंग का लाइसेंस दिया है। इस तरह करीब 2 साल पहले भारत में इसका कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हुआ है। डीएनए मित्रों, इससे पहले जून 2025 में ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले के दौरान भी इस दवा की मांग की गई थी, लेकिन 12 दिन में संघर्ष खत्म होने के बाद बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। उसके कुछ महीने बाद पिछले साल अक्टूबर में भारत ने इंडोनेशिया को प्रशियन ब्लू कैप्सूल की खेप भेजी थी। उस वक्त इंडोनेशिया के जकार्ता और सुमात्रा द्वीप में खाने पीने के सामान में सीजियम पाया गया था। इसके बाद इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से मदद मांगी थी। भारत ने सीजियम के प्रभावों को कम करने के लिए
इंडोनेशिया को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेजने का फैसला लिया। अब एक बार फिर दुनिया के कुछ और देश भारत से मदद का इंतजार कर रहे हैं।